हेलो एंड वेलकम बैक टू द फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर इजराइल और ईरान के युद्ध के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये युद्ध अभी तक शांत हो गया था, लेकिन वापस लेबनान के अंदर धमाके सुनाई देते हैं और वापस इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर देता है। तो दोस्तों, ये इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर वापस हमला क्यों करता है, आज थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसका साथ अमेरिका दे रहा है या नहीं दे रहा है, या इसका भारत के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज इन सब पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे। युद्ध की अभी स्थिति क्या है, इसका खर्चा कौन उठाएगा, डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या बयानबाजी कर रहे हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिक्स वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, क्या अमेरिका के बिना आज इजराइल जो है वो इस युद्ध के अंदर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। ट्रंप के रोकने के बावजूद इजराइल आज क्यों नहीं मान रहा है और वो वापस ईरान से क्यों भिड़ रहा है। अगर ये जंग दोबारा होती है तो इसका असर भारत पर अगर ये जंग वापस स्टार्ट होती है तो इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, और भारत इतनी आज चिंता के अंदर क्यों है, भारत के ऊपर इतनी चिंता क्यों है, और इसका असर क्या पड़ने वाला है भारत के ऊपर, आज थोड़ा सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। दोस्तों, 7 जून को ईरान इजराइल जो है वो वापस भिड़ चुके हैं। इजराइल ने ईरान के जो तेहरान, तबरीज और जो नशफहान है वहाँ पे वापस से हमला कर दिया गया, और वापस कार्रवाई में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से वापस हमला कर दिया गया। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और दोनों देशों के बीच शांति की अपील करते हैं, दोनों देशों से शांति समर्थन की बातें करते हैं। तो आखिर 2 महीने से ये जो जारी सीज फायर था, ये दोस्तों क्यों टूटा। क्या अब अमेरिका के बिना इजराइल ये जंग लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा। अगर ये जंग दोबारा होती है तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, भारत की जीडीपी पर क्या पड़ेगा, ग्लोबल जीडीपी पर क्या पड़ेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल टोटल में इस टॉपिक के अंदर 5 सवाल ले रहा हूं दोस्तों, और 5 सवाल के अंदर उम्मीद करता हूं जो आपको पूरी केस स्टडी है जो है वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है कि क्या वाकई में ये जंग वापस शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमको एक क्विक रिकैप करना पड़ेगा अभी तक क्या हुआ था। दोस्तों, 28 फरवरी 2026 को ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं, और ईरान इजराइल जो है वो जंग शुरू हो जाती है। टोटल ये जो जंग है वो 5 हफ्तों तक चलती है। इधर ईरान हार मानने को तैयार नहीं होता है, उधर इजराइल हार मानने को तैयार नहीं होता है। ईरान अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देता है, उधर इजराइल भी हमले के ऊपर हमले करता रहता है। दोनों के बीच में फिर पाकिस्तान 8 अप्रैल को बीच में आता है और दोनों के बीच में शांति करने की बात करता है और इस सीज फायर की बात करता है। और इसी बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनमें एक बयान सामने आ जाता है और वो सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। 2 महीने बाद वापस ये अभी तक ये हुआ था, लेकिन उसी के ठीक 2 महीने बाद ये जो शांति वापस से भंग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि 7 जून को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत है उसके ऊपर हमला कर दिया दोस्तों। अब हमला क्या, इसके अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। बदले में ईरान ने भी क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इजराइल की जो रबत डेविड एयरबेस है वहाँ पे हमला कर दिया। अब वहाँ पे हमला क्यों किया, क्योंकि इसी एयरबेस से इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था। तो बदले में कार्रवाई में वापस ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स जो है, जो ईरान की जो फोर्सेज है, उसने वापस से कहा कि ये चेतावनी दी कि ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा हमला और हो सकता है। अमेरिका के सीज फायर की शर्त थी, तो वापस ये शांति क्यों टूटी है, ये लेबनान पर हमले वापस क्यों हो रहे हैं। इजराइल आज जो है वो शर्त तोड़ रहा है। तो इजराइल ने वापस, अब जैसे ही ईरान ने इजराइल के ऊपर वापस से हमला किया तो इजराइल ने पलटवार किया और वापस जो भी ईरान के ऊपर वापस हमला कर दिया। जो 8 जून की सुबह जो तेहरान, तबरीज और जो इस्फहान है यहाँ पर हमला किया, और खुजेस्तान के अंदर एक पेट्रोकेमिकल प्लांट है उसको ऊपर भी दोस्तों इजराइल ने जो है वो हमला कर दिया। वापस IRGC चेतावनी देता है, लेकिन ये सब कुछ अभी तक चल रहा है। तो ये जंग वापस शुरू हो गई, इसके असर यहाँ से समझ में आते हैं। अब सवाल दूसरा आता है कि क्या अमेरिका भी इस इजराइल और इस ईरान के युद्ध में शामिल है या नहीं है, इस पे बात करते हैं। तो अभी लेटेस्ट हमलों की मैं बात करूं जो अभी करंट में हो रहे हैं, उसके अंदर तो अमेरिका डायरेक्टली हमको कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ नहीं दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस दोनों देशों से यही शांति की अपील भी कर रहे हैं। और अभी अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस में डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू, उससे एक चीज़ और पता लगी कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल लगाया
और हमले और उनसे ये और उनको फटकार भी लगाए, और इस हमले से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुश भी नज़र आते हुए कहीं ना कहीं नहीं दिख रहे हैं। इससे पहले 2 जून को जब लेबनान पर हमला किया था इसराइल ने, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फटकार लगाई थी नेतन्याहू को। तो अब तीसरा सवाल ये आता है, तो मतलब कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं शामिल है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना इजराइल अमेरिका की मदद से ये युद्ध लड़ ही नहीं सकता, 10 से 15 दिन से ज़्यादा लड़ ही नहीं सकता। क्यों है, इसके ऊपर भी अपन लास्ट में अपन बात करेंगे। तो क्या अमेरिका के बगैर ईरान से जो इजराइल जो है वो ईरान से युद्ध कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अब इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या अमेरिका के बिना जो इजराइल है वो ईरान से युद्ध कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा और समझना पड़ेगा। देखो, जो इजराइल और जो ईरान है वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं है, मतलब इनके ऊपर कोई भी बॉर्डर या सीमा को लेकर कोई भी विवाद नहीं। ये जो भी जंग दोस्तों जो हो रही है वो हवा के अंदर हो रही है या पानी के अंदर हो रही है। अब जो ये हवा और पानी के अंदर जो जंग हो रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इजराइल को जो है वो अमेरिका का साथ लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मिलिट्री पावर रैंकिंग की मैं बात करूं तो इजराइल की जो रैंकिंग है वो 15वें नंबर पर है, और वहीं ईरान की रैंकिंग जो है वो 16वें नंबर पर है। तो ये जो जंग हो रही है वो हवा के अंदर और पानी के अंदर हो रही है, ज़मीन से कोई विवाद ही नहीं है। अब मैं आपको 4 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इजराइल की हेल्प कर रहा है। वो कौन कौन से तरीके, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो इजराइल और जो ईरान का जो टोटल डिस्टेंस है, रेंज है, वो 1500 किलोमीटर की है। अब इजराइल अगर ईरान के ऊपर हमला करता है, जैसे F-15 फाइटर जेट से, F-16 या F-35 इन फाइटर जेट से वो हमला करता है, तो इतनी लंबी दूरी के लिए उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। जो भी जेट्स जो हवा से मारे जाते हैं उसके लिए उसको रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इजराइल के पास बोइंग 707 एक विमान भी है जो कि 50 साल पुराना है, तो इसके लिए रीफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाले 6K C-46A रिफ्यूलर्स वो भी अभी इजराइल को मिलने वाले थे, अभी एक ही मिला है, तो इसके लिए भी वो डिपेंडेंट है इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर। इसके लिए इजराइल को भी अमेरिका की ज़रूरत पड़ती रहती है रिफ्यूलर्स के लिए भी। दूसरा इसका कारण है जो भी तोप, जो भी गोले या जो भी बॉम्ब्स है, उनके लिए भी जो इजराइल है कहीं ना कहीं ये अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जैसे 450 केजी के MK-83 बम्बर्स, 900 केजी के MK-84 जो बॉम्ब है वो इसके अंदर शामिल है, जो कि अभी ईरान के अंदर तबाही मचाई थी, जो कि इजराइल ने वही बॉम्ब डाले थे। तो इसके लिए भी, बॉम्ब्स के लिए भी कहीं ना कहीं अमेरिका की ज़रूरत पड़ती है। और अभी हाल ही में लास्ट ईयर एक बड़ी खेप जो है वो ऐसी बॉम्ब की वो इजराइल में पहुंची थी, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका का एक 200 किलो का GBU-28 जो कि बम है, बंकर बस्टर बम, जो कि बंकर के अंदर जाके फट जाता है, वो भी अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इजराइल को दोस्तों देता है। तीसरा कारण है, जो 4 कारण बता रहा था उसमें तीसरा कारण है हवाई हमले को रोकने वाले जो इंटरसेप्टर होती है उसकी आज इजराइल के अंदर कमी है। जो भी इंटरसेप्टर होती है जो हवाई हमलों को रोकते, उसकी भी आज इजराइल के अंदर कमी है। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल होती है उसको रोकने के लिए इजराइल ने आयरन डोम बना रखा है। वहीं मीडियम रेंज और जो क्रूज मिसाइल जो होती है उनको रोकने के लिए डेविड स्लिंग एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल ने बना रखा है। लेकिन जो और बैलिस्टिक मिसाइल, जो भी ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल आती है, उनको रोकने के लिए एरो 1 और एरो 2 ये जो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इजराइल ने बना रखा है। लेकिन अब जो ये एयर डिफेंस सिस्टम ये जो काम करते हैं इनके अंदर होता है इंटरसेप्टर। अब ये इंटरसेप्टर की भी जो है वो बहुत ही कमी देखने को मिल रही है इजराइल के अंदर। जो हथियार, जो ये इंटरसेप्टर क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ये इंटरसेप्टर एक वो हथियार है जो मिसाइल को क्या करता है, हवा के अंदर ही मार देता है। मतलब कोई मिसाइल आ रही है तो ये ऐसे जाएगा और उस मिसाइल को हवा के अंदर ही ख़त्म कर देगा और वो मिसाइल वहाँ के वहाँ चली जाएगी। तो इसकी भी कहीं ना कहीं कमी हमको आज देखने को मिल रही है। अब गाज़ा युद्ध हुआ था 2024 के अंदर, और जो कि 12 दिन तक चला था, और अभी वापस से ईरान इजराइल जो युद्ध है वो वापस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के अंदर जो इंटरसेप्टर है उसकी भी कमी हो गई। तो ये भी जो इंटरसेप्टर है वो अमेरिका से ही आते हैं और इसके लिए भी वो अमेरिका पर ही डिपेंडेंट है। अब एक बार डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम कैसा है?
दोस्तों जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जो इंटरसेप्टर है, जो हवा में ही रोक देते हैं, वो ईरान से आने वाली या लेबनान से आने वाली जो मिसाइलें होती है उनको तो रोक देते हैं, लेकिन ईरान से जो बैलिस्टिक मिसाइल आती है उनको ये एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाता है, क्योंकि लंबी दूरी के लिए नहीं है, शॉर्ट रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है। लॉन्ग रेंज से ईरान से जो मिसाइल आती है उसको ये रोक ही नहीं पाता है, लंबी दूरी के लिए रोक ही नहीं पाता है। जंग में अभी तक अमेरिका का, इस जंग के अंदर अभी तक जो भी हो रहा है सिस्टम, वो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम ही इस जंग के लिए, इजराइल के लिए जो है वो काम कहीं ना कहीं हमको आ रहा है। एक बार डिफेंस सिस्टम हम अमेरिका और इजराइल का भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अमेरिका के पास थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि 150 से 200 किलोमीटर की रेंज को है वो इंटरसेप्ट कर सकता है, वो हवा में उस हथियार को मार सकता है। वहीं ईरान के पास आयरन ड्रोम है, जो कि 70 किलोमीटर की उसकी रेंज है। अब तीसरा ये आता है कि इजराइल के पास ज़मीन को लेकर और लोगों की भी कमी है दोस्तों। चौथा कारण ये आता है कि दोस्तों इजराइल के पास लोगों की भी कमी है और इजराइल के पास जो है वो ज़मीन की भी कमी है। अगर आज मैं पूरे इजराइल का जो एरिया की बात करूँ तो 22,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा इजराइल का एरिया है, वहीं मतलब टोटल लैंड है। और वहीं अगर मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान के पास इससे 73x टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 73 गुना ज़्यादा ज़मीन है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर की इसके पास टोटल ज़मीन है। ईरान के जो इजराइल के जो एक्टिव सोल्जर्स है वो 1.69 लाख है। वहीं अगर मैं ईरान की बात करूँ तो इससे 3 गुना ज़्यादा है दोस्तों, 6.1 लाख लोग इसमें एक्टिव सोल्जर अभी भी ईरान के पास मौजूद है। और ऊपर से ईरान के प्रॉक्सीज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बात करूँ लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हुतीज़ हो गया और गाज़ा के अंदर हमास हो गया। ये ईरान की जो इजराइल जो है वो ईरान के जो भी प्रॉक्सी संगठन है उनसे भी घिरा हुआ है। ये संगठन अभी दोस्तों भले ही कमज़ोर हो जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं इजराइल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज ये संगठन कमज़ोर है, लेकिन ये इजराइल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो भी जंग जो हो रही है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है या इसका खर्चा कौन उठाएगा। देखो दोस्तों, मैं बात करूं तो इजराइल जो है वो पिछले 3 सालों से इस जंग के अंदर है, तो इस जंग से वो काफ़ी ज़्यादा उलझ चुका है। पहले गाज़ा की थी, फिर अब वापस ईरान से वापस इसने जंग कर ली। गाज़ा से 12-15 दिन युद्ध चला था, वापस ये ईरान से युद्ध चल गया। तो कहीं ना कहीं जो इजराइल जो है, नेतन्याहू जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस जंग से जो है वो उलझ चुके हैं। 2026 में इजराइल की गवर्नमेंट ने अपना जो रक्षा बजट था उसमें 112 बिलियन शकेल का जो है वो टोटल रक्षा बजट निकाला था। ये शकेल क्या है? ये इजरायली करेंसी है। एक शकेल जो है उसकी कीमत लगभग 32.53 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। तो इस 112 बिलियन को शकेल को बढ़ाकर 144 बिलियन शकेल जो है वो कर दिया था। इसके बाद भी जो रक्षा मंत्रालय है, जो भी डिफेंस एक्सपर्ट्स है, उसने 40 बिलियन शकेल की और ज़्यादा मांग की कि और ज़्यादा ये बजट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये इजराइल डिफेंस एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर ये बजट, रक्षा बजट 40 बिलियन शकेल का नहीं बनाया तो हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा। जो तोप और जो गोले हैं उनका प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है, इसलिए इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा। और बिना अमेरिका के इजराइल जो है वो 10 से 15 दिन तक ईरान का मुकाबला नहीं कर पाता है। उसको वापस कहीं ना कहीं इसके बाद जो है अमेरिका का दरवाज़ा आज खटखटाना ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो कहीं ना कहीं इस जंग से जो है बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं। वो चाह कर भी इस जंग से बाहर नहीं आ पाएंगे, वो चाह कर भी इजराइल को जो है वो सपोर्ट करना नहीं बंद पाएंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इजरायली लॉबी है ना, उसका अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अंदर दखल है, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अमेरिका के जो भी सांसद है, जो भी पॉलिसी मेकर है, उनको कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो फंड करता है दोस्तों। अब इसीलिए वो चाह कर भी डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर नहीं आ सकते हुए, या वो इजराइल को सपोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। सवाल चौथा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब क्यों नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो क्यों नहीं मान रहा नेतन्याहू क्यों नहीं मान रहा। तो इसके पीछे एक्सपर्ट्स जो है वो 2 जवाब देते हैं कि आज नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भी बात नहीं मान रहे हैं। रोकने के बावजूद वो लगातार लेबनान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स इसके पीछे जो है वो 2 कारण देते हैं। क्या है? पहला तो यह है कि इनके ऊपर लगा हुआ करप्शन केस, जो सत्ता में रहने के लिए नेतन्याहू के ऊपर लगा हुआ है करप्शन केस, इनके ऊपर 3 करप्शन केस लगे हुए हैं, 3 मामले केस लगे हुए हैं।
तो अब ये इस जंग को बीच में लाकर इससे आप पेशी से बचना चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं और जेल जाने से भी बचना चाह रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये जंग जो है वो ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। अब अक्टूबर के अंदर इजराइल के अंदर वापस आम चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। तो अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है दोस्तों, तो स्टेट इमरजेंसी जो अभी लगी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो ख़त्म हो जाएगी तो इजराइल के अंदर जो लोगों का और जो वहाँ की कोर्ट है, जो अदालत है, उनका ध्यान वापस जो है वो आज इजराइल के जो प्रधानमंत्री है जो नेतन्याहू, उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाएगा और उनके जो अलायंस है वो भी उनका साथ आज छोड़ देंगे। एक और है हिब्रू यूनिवर्सिटी, जो कि इजराइल के जो उत्तरी इजराइल के अंदर स्थित है। वहाँ पर दोस्तों एक सर्वे हुआ, जो कि उत्तरी इजराइल का जो हिस्सा है वो लेबनान से जुड़ा हुआ है। वहाँ से दोस्तों अभी एक सर्वे हुआ है और वहाँ के सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अब इजराइल के प्रति, नेतन्याहू के प्रति अपना समर्थन कम रख रहे हैं। यहाँ के लोग अब ऐसी सरकार चाहते हैं जो लेबनान की समस्या को समझे, उसको सुलझा करे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, उस जंग को रोके और अमेरिका के दबाव में ना आए। अब वहाँ के लोग अब कुछ ऐसी सरकार चाह रहे हैं। दूसरा ये भी है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा ये भी है कि नेतन्याहू जो है वो अपने दुश्मन, ईरान को अपना दुश्मन मानता है। तो वो ये चाहता है कि दुश्मन को ख़त्म करने का इनके पास एक आखिरी और एक बड़ा मौका यही है। नेतन्याहू का इरादा हमेशा से ईरान की सत्ता बदलना, उसके अंदर परिवर्तन करना था। उन्होंने काफ़ी बयान भी दिए, जिसलिए इन्होंने ये बोला है कि इजराइल के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान की सत्ता बदलते वो उसके लिए हो सके जो हम मुमकिन प्रयास करें, उसके लिए हो सके जितनी ज़्यादा हम मुमकिन कोशिश करें। अब नेतन्याहू जो ईरान के जो प्रॉक्सीज़ है उनसे भी खतरा है, उनका भी वो ख़त्म करने का काफ़ी बार दावा कर चुका है। अभी सीज़ फायर हुआ, उसके बाद भी उसने लेबनान पर हमला कर दिया। नेतन्याहू का ये मानना है कि जो ये सीज़ फायर हुआ है ये ईरान के साथ हुआ है, बल्कि लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो हम हमला करेंगे। लेकिन ये भी एक ईरान का प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन वापस अब इजराइल भी जो है वो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है, लेबनान को, हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीस को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है। इसलिए अब जबकि ईरान जो है वो लेबनान के हमले बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो किसी भी सूरत के अंदर वो सीज़ फायर नहीं करेगा। पांचवा और सबसे आखिरी सवाल, और जो भी सबके लोगों के मन का भी एक सवाल है कि मिडल ईस्ट के अंदर अभी जो भी जंग चल रही है, तो इसको भारत आज चिंता में क्यों है, इसका असर भारत में आज देखने को क्यों मिलता है, आज थोड़ा इसके ऊपर अब जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जंग को शुरू हुए आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। जो ग्लोबल जीडीपी है, जो भी पूरी दुनिया की जीडीपी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो 339 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका असर आज कहीं ना कहीं हमको भारत के अंदर देखने को मिलता है। ये बात तो आप भी जानते हो, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। 28 फ़रवरी को जब ये जंग शुरू हुई थी, जब क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का जो भाव है दोस्तों 50% तक बढ़ चुका था। 7 जून को वापस हमले की सुनाई देते हैं तो इंटरनेशनल बाजार के अंदर दाम $3.20 से 96.24 प्रति बैरल डॉलर तक पहुंच जाता है कच्चे तेल का भाव। अब जंग के चलते अगर पेट्रोल और डीजल के दोस्तों दाम है वो भी बढ़ जाते हैं। 7.5 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं और दाम बढ़ने से जो भारतीय तेल कंपनी जो भी, उनको 1100 से 1300 करोड़ रुपए का नुकसान दोस्तों सीधा साधा हो रहा है। और अगर ये घाटा जल्दी से चलता रहा तो ये पेट्रोल के, तो अब ये घाटा अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, इसलिए आज हमको देखने को मिल रहा है। दूसरा, ये जंग शुरू होने के बाद जो घरेलू एलपीजी है उसके दाम 74.2 रुपीज़ बढ़ गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो है वो 1422 रुपये दोस्तों बढ़ चुका है। अब ईंधन की मैं बात करता हूं दोस्तों। ईंधन क्या है? ईंधन एक अर्थव्यवस्था है, एक पूरी जीडीपी है। आज भारत का भी अगर बजट निकलता है तो उसका इंपोर्ट बजट निकलता है तो उसका 22% जो हिस्सा है वो क्रूड ऑयल के ऊपर रखा जाता है दोस्तों। तो अब ये जो अर्थव्यवस्था है, ईंधन जो है, अगर ये महंगा हो गया तो इससे होगा क्या कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, माल की ढुलाई महंगी हो जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ें महंगी हो गई तो जो ज़रूरत की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जो सब्जी हम खाते हैं, जो फल फूल, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी का अप डाउन करना होता है, किसी का बाहर आना जाना होता है, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और इसका असर कहीं ना कहीं एक आम भारतीय की जेब पे, एक मिडिल क्लास की जेब पे हमको देखने को मिलता है। अभी भारत का जो इंपोर्ट बिल आया था दोस्तों, उसके अंदर 22% जो हिस्सा है वो कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल के ऊपर खर्च किया जाने वाला था। अब ये अगर तेल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी हमको देखने को मिलेगी।
ये जंग जब शुरू हुई थी, जब भारतीय रुपए की कीमत जब ये जंग शुरू हुई थी दोस्तों, जब भारतीय जो रुपया है वो 5% तक दोस्तों गिर गया था। 28 फेब को $1 का भाव था 91.8 रुपीज़, वहीं 8 जून को दोस्तों भाव हुआ 95.63 रुपीज़। कहीं ना कहीं 5% जो है वो भारतीय रुपया भी गिर गया। अगर ये जंग जारी रहती है तो इंडियन कंपनी को घाटा इससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़ सकता है, और अगर ये बढ़ गया तो अभी मई के अंदर कहीं ना कहीं हमको जंग खत्म होने के आसार सुनाई दिए थे। ये जो हॉर्मुज खुलने की जो अटकलें हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको सुनाई दी थी, इससे मार्केट वापस रिकवर भी हुआ था। लेकिन अगर ये वापस हमले हो रहे हैं और अगर ये जंग चलती रही और अगर आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो इसका असर हमको कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार के अंदर भी देखने को मिलेगा, जो आज कुछ हद तक हमको दिख भी रहा है दोस्तों। इस जंग के अंदर अगर मैं मौतें की बात करूं तो 7,000 से ज़्यादा इसके अंदर मौतें हो गई दोस्तों। अकेले ईरान के अंदर 3,000 से ज़्यादा मौतें हो गई और लेबनान के अंदर 3,300 से ज़्यादा आज मौतें हो चुकी है। 55,000 लोग इसके अंदर घायल हो चुके हैं और 42 लाख लोगों ने आज अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया दोस्तों इस जंग की मदद से। इसराइल ने भी लेबनान का जो 20% हिस्सा है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। उसने कब्जा क्यों किया है, वो एक ग्रेटर इजराइल बनाने वाला है। इसके ऊपर भी हम कभी डिटेल के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, ग्रेटर इजराइल वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। देखते हैं आगे अब क्या क्या होता है। तो अगर ऐसी अपडेट आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।